सो लास्ट वीक इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। मार्केट जरा ऊपर गया, फिर नीचे आया और ले दे के वहीं पे क्लोज किया जहां पिछले वीक मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। इसे प्राइस एक्शन टर्म में एक डोजी कैंडलस्टिक कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको निफ्टी एनालिसिस में और थोड़ा बताता हूं। अब इसके अलावा ढेर सारी न्यूज भी आई थी इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में कि भाई अभी यूएस गवर्नमेंट के साथ हमारी ट्रेड डील होने ही वाली है, जो कि हुई नहीं। फिर क्वार्टरली अर्निंग्स भी आ रही थी जिसमें ऐसा बोला गया था कि आईटी सेक्टर में अर्निंग्स खराब आएगी तो सेक्टर क्रैश कर जाएगा, जो कि फिर से नहीं हुआ। इसलिए तो मैं आपके लिए वीकली एनालिसिस वीडियो बनाता हूं ताकि आप ये न्यूज को साइड में रखते हुए टेक्निकल्स एंड डेटा के बेसिस पे एक एनालिसिस कर पाओ। इस वीडियो में हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे, फॉलोड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन के कैश मार्केट एंड ओपन इंटरेस्ट पोजीशन का एनालिसिस कर लेंगे एंड फाइनली देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स मार्केट में अभी किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गौरव शर्मा, एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो विद द डोजी। सो आपको स्क्रीन पे जो अब चार्ट दिख रहा है, ये है निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट और इसमें मैं इस कैंडल स्टिक की बात कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि कैसे आफ्टर अ वेरी बिग रेड माराबूजो कैंडल, जिसे एक बेरिश कैंडल कहा जाता है, मार्केट ने अगली वीक एक पॉज लिया। अब इस पॉज कैंडल को या बेस कैंडल को डोजी कैंडल भी कहा जाता है। अब टेक्निकल्स के बेसिस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा, जो कि हम हर वीक बनाते ही है, मैं आपको वापस से शो भी करूंगा, बट सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा में जब भी आपको डोजी कैंडल स्टिक दिखती है इतने बड़े टाइम फ्रेम पे, तो नेचुरली आपको इसका हाई और लो मार्क कर लेना चाहिए। तो अगर अगले वीक में इसके हाई या लो के नीचे या ऊपर क्लोजिंग अगर आ जाती है तो आप बोलोगे कि उस तरीके का या उस तरफ का भी ट्रेंड आने वाला है। और ये इन जनरल किसी भी टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हो, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस टाइम फ्रेम की जगह कैंडलस्टिक एनालिसिस है व्हेन इट कम टू दिस स्पेसिफिक केस। सो डोजी कैंडलस्टिक में कभी भी याद रखिए, अगर हाई या लो दोनों में से जो भी ब्रेक हो जाए उस तरफ का ट्रेंड आता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीक किस तरह का ट्रेंड आएगा। बट अब हम क्या करते हैं, अपने लेवल्स को फिर से शो कर लेते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं लेके आता हूं ताकि हम अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की बात कर ले। अब देखिए, लास्ट वीक हमने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल बना के रखे थे वो कितना ब्यूटीफुली काम करे। आप एक बार प्रीवियस वीक में जाके देखना, मार्केट गिरना जब स्टार्ट हुआ तो प्रॉपरली हमारे ही एक प्री डिफाइंड सपोर्ट पे आता है और वहां से एक रिवर्सल देता है। रिवर्सल नहीं, बेसिकली एक बाइंग आती है यहाँ पे। रिवर्सल तो अभी बोल नहीं सकते कोई बुलिश तरीके का। और फिर से मार्केट अभी अभी एक क्रिटिकल सपोर्ट पे ही है। लास्ट वीक मैंने तो इस लेवल पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग करी थी, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीक भी बताया था आने वाले समय में हर सपोर्ट को बाय करने वाला हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एक्सट्रीमली बेरिश ऑन द मार्केट, बिकॉज द वैल्यूएशंस आर क्वाइट डिसेंट नाउ। अंडर वैल्यूड नहीं है, लेकिन अंडर वैल्यूड की तरफ अभी हम जा रहे हैं। सो अगर अगले वीक की बात करें तो भाई देखो, डोजी का लो भी यही है और पिछले वीक का लो भी यही है। तो अगर ये लो टूट जाता है, 25,400 का लेवल अगर टूट जाता है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट विल बी 25,200 फॉलोड बाय डायरेक्टली 25,000। 25,000 विल बी अ वेरी वेरी क्रूशियल लेवल फॉर निफ्टी एनीवेज। मतलब चाहे अर्निंग्स कैसी भी आए, चाहे ट्रेड डील हो या ना हो, 25,000 का लेवल एक बाइंग के लिए या फिर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बोलोगे तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी ऊपर जाने वाली है। तो निफ्टी 30,000 जाएगा या नहीं जाएगा ये सवाल नहीं है, कब जाएगा ये सवाल आता है। तो जब भी ये जाए एटलीस्ट 25,000 पे आपकी अच्छी पोजीशन बन सकती है। सो बुलिश बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए अगर मैं बात करूं, सो दो अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट बेसिकली 25,200 एंड 25,500 है। नॉट अ बिग डील, 500 पॉइंट का मूवमेंट तो अर्निंग सीजन में बजट से पहले आ ही सकता है। और बजट से एक चीज याद है कि जब तक बजट नहीं हो जाता ना, आई डोंट थिंक मार्केट कोई क्लियर डायरेक्शन देने भी वाला है, क्योंकि बजट के ऊपर में काफी सारे इवेंट्स डिपेंड करते हैं। अभी काफी सारे स्पेकुलेशंस चल रहे हैं कि भाई बजट में एसटीटी को कम कर देंगे या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कम कर देंगे, क्योंकि एफआईआईस ने तो एलटीसीजी को बढ़ाने की जो न्यूज थी उसको बिल्कुल अच्छे से नहीं लिया। एलटीसीजी बढ़ गया, एफआईआईस ने भर भर के सेलिंग करी मार्केट में और इस तरह से वो प्रेशर बना रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर में। एंड आई बिलीव सही भी है उनके पर्सपेक्टिव से। वो अपने कंट्री से हमारे यहाँ पे अपना पैसा डालते हैं ये सोच के कि भाई उनका पैसा ग्रो करेगा, फिर हम उनके ग्रो के हुए पैसे पे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के बाद। पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया और फिर हमने बोला कि भाई अब टैक्स लगेगा। तो ये तो सही नहीं है ना। जब आपने पहले ही बता देते कि टैक्स लगेगा तो फिर वो पैसे ही नहीं डालते, कहीं और डाल देते पैसे वो। सो आई थिंक गवर्नमेंट विल टेक अ डिसीजन ऑन दैट। बट अगेन ये स्पेकुलेशन है, एक्चुअली क्या होता है, निर्मला मैम क्या बोलती है वो तो हमें उसी दिन पता चलेगा। संडे के दिन मार्केट ओपन भी रहेगा, बेसिकली 1 संडे, उस दिन मार्केट ओपन भी रहेगा। सो दैट विल बी अनदर, बेसिकली एक और दिन आपको काम करना पड़ेगा। ट्रेडर्स के लिए एक और हेक्टिक दिन आ जाएगा कि छुट्टी के दिन में भी इतना बड़ा इवेंट आ रहा है। बट एनीवेज, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन को प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए अपने ऑर्डर्स डालने के लिए, दैट इज वाई बजट के दिन पे हमेशा मार्केट खुला रहता है। चलिए अब देख लेते हैं कि भाई बुलिश सिनेरियो की क्या बात है, क्योंकि हमने बुलिश सिनेरियो तो डिस्कस ही नहीं किया। सो अगर बुलिश सिनेरियो की बात करें तो भाई मार्केट में एक लोअर लो बना, उसके बाद में हमें हल्का सा रिवर्सल देखने मिला। तो थोड़ा बहुत बुलिश सिनेरियो अगर हम एक्सपेक्ट करें तो वो प्रीवियस स्विंग हाई दैट इज 25,900, 26,000 के ऊपर ही देखने मिलेगा। ये रिवर्सल की हम बात करेंगे। एक्चुअल बुल मार्केट तो मैं हमेशा अब आपको बता के रख रहा हूं, एक्चुअल बुल मार्केट 26,300 के ऊपर ही कंसीडर किया जाएगा।
अनलेस मार्केट में बहुत डीप करेक्शन आ जाए तो हम बड़े रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन करेंगे। अदरवाइज फॉर मार्केट टू बी एक्चुअली बुलिश 26,300 इज द ओनली लेवल जिसके ऊपर में हमें ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज कोई बुलिश सेंटीमेंट रखने की जरूरत नहीं है। अब वीकेंड पे रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई का भी अर्निंग एनालिसिस आने वाला है और मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे एंड ब्रॉडकास्ट चैनल पे अर्निंग का एनालिसिस भी शेयर कर रहा हूं, तो आप उसे भी जरूर फॉलो करना। मार्केट पर्सपेक्टिव से रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक की अर्निंग बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है। यही मेन सबसे बड़े बेसिकली कैश फ्रंट या फिर पैसे कमाने वाली बिजनेसेस है। इनकी अर्निंग अच्छी आएगी तो मार्केट का वैल्यूएशन ठीक रहेगा। अगर इनकी अर्निंग खराब आती है तो मैं नेक्स्ट वीक आपको बता भी दूंगा, लेकिन इनकी अर्निंग अगर खराब आती है तो पहले ही बता देता हूं कि भाई मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होगी। कोई गुड न्यूज भी आ जाए तो भी मार्केट बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं दे पाएगा। चलिए, सो ये तो था हमारा निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस। एक बार निफ्टी बैंक भी देख लेते हैं, हमने काफी वीक से उसको विजिट नहीं किया। सो निफ्टी बैंक पे हमें कुछ नए लेवल्स बनाने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि नया एक हाई बना था, तो अभी यहाँ पे हम कुछ रेजिस्टेंस प्लॉट कर लेंगे। इन लेवल्स को अब मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये जो लाइंस है ना, ये पिविटल लाइंस होती है, तो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है। इनफैक्ट इसका बैंड में थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ ताकि ये सपोर्ट भी कवर हो जाए। तो अगली बार बेसिकली अगर 58,600 के लेवल पे आएगा तो दैट वुड बी अ गुड लेवल फॉर बैंक निफ्टी, एंड ये एक हमारा रेजिस्टेंस है। सो अभी ये जोन के बीच में हम ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी इज वेरी क्लोज टू ऑल टाइम हाई, बहुत अच्छी बात है। हम ऑलरेडी रेपो रेट रिडक्शन साइकिल में है, तो ये याद रखिए बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी चीज होती है। बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर के लिए रेपो रेट कम होना वैसी भी अच्छी बात है। बजट चाहे कैसा भी है, आरबीआई की पॉलिसी बैंकिंग सेक्टर के फेवर में है। सो बैंकिंग सेक्टर स्टिल लुक स्ट्रॉन्ग। चलिए अब एक बार ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस देख लेते हैं कि भाई कौन से लेवल पे एक्चुअली इंस्टीट्यूशन के पैसे लगे हुए हैं। सो ये रहा नेक्स्ट वीक का ओपन इंटरेस्ट या फिर ओआई का चार्ट। ओपन इंटरेस्ट हमें एक्चुअली ये बताता है कि पैसे किस नंबर पे लगे हैं। पर ये जो बार आपको दिख रहे हैं ना, ये जो आपको दिखता है कि 2.4 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट है, ये बताता है कि 2.4 लाख कॉल सेल किए गए हैं 26,000 के। 26,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसके कॉल सेल किए गए, तो उसके लिए पैसे लगते हैं। कॉल सेलिंग के लिए जो पैसा लगता है ना, लगभग 2 लाख रुपए पर लॉट, तो ये देखो 2.5 लाख लॉट लगे हुए हैं बेसिकली, तो दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। सो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलता है कि भाई एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस ने पैसे कहाँ लगाए। और ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, बड़े ऑप्शन सेलर्स, बेसिकली बड़े पैसे वाले लोगों की पोजीशन होती है। तो इससे भी आपको एक्चुअली ये अंदाजा लगाने में हेल्प करता है भाई कौन से लेवल इजीली नहीं टूटेंगे। तो भाई 26,000 के लेवल पे तो क्लियरली अगले वीक के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ही, उसे डिस्कस करके फायदा नहीं है। 25,800 पे सबसे ज्यादा, सबसे नियरेस्ट जो ओपन इंटरेस्ट है, बेसिकली ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। कॉल हुआ यहाँ पर है। पुट हुआ है अगर देखा जाए तो कॉल और पुट 25,700 पे है। नॉन डायरेक्शनल पोजीशन बोली जाती है क्योंकि कॉल और पुट दोनों है यहाँ पे। सबसे बड़े सपोर्ट की अगर बात करी जाए तो 25,700 के बाद में सीधा हमें 25,500 के लेवल पे दिखता है। तो 25, तो नेक्स्ट वीक के लिए 25,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखा जाए, बेसिकली इस महीने के एंड तक के कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अभी भी 26,000 के ऊपर में सबसे ज्यादा कॉल और पुट की सेलिंग हुई है, फॉलोड बाय 25,800 पे भी कॉल और पुट की सेलिंग हुई है। ये दोनों नॉन डायरेक्शनल पोजीशन है, मतलब ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों ही नहीं है, ये बेसिकली ऑप्शन सेलर स्ट्रैडल वाले लोग हैं। और अगर सपोर्ट की बात करें तो 25,700 पे मंथली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सपोर्ट हमें देखने मिल रहा है। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 26,000 ही, तो पहली बात तो 26,000 सबसे क्लियर रेजिस्टेंस है। फिर 26,500 है, लेकिन 26,500 बहुत दूर की बात है। अब एक बार देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेक्स पे एफआईआईज ने कुछ इंप्रूवमेंट किया है क्या। सो देखिए, छोटा मोटा इंप्रूवमेंट तो आया है। बेसिकली एक वीक पहले अगर ये नंबर आपका देखिए, एक वीक पहले ये नंबर 7.5% लॉन्ग पे था और अब ये बढ़ के 9.32 हो गया है। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी बुलिश चीज नहीं है। 90% इंडेक्स पे शॉर्ट पोजीशन बना के रखे। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आर एग्रेसिवली सेलिंग इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडेक्स पे भी शॉर्ट है, फ्यूचर पे भी शॉर्ट बेसिकली बैठे हैं, पुट कॉल सेलिंग भी करके बैठे हुए हैं, एफआई कैश मार्केट में भी बेच रहे हैं। सो एफआईएस को खुश करने की बहुत अर्जेंट नीड है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट को या फिर इंडियन बिजनेसेस को अच्छी अर्निंग्स दिखानी पड़ेगी, या फिर इंडियन गवर्नमेंट को अच्छा एक्सपेंडिचर दिखाना पड़ेगा। उनके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा कुछ लुक्रेटिव चीज दिखानी पड़ेगी कि भाई हम अगर 12.5% टैक्स उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनको रिटर्न भी उतने बना के दो ना कि उनको देने में दिक्कत ना हो। और अगर रिटर्न नहीं दे सकते तो कम से कम टैक्स तो हटाओ। सो ये दोनों चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। तो एज ऑफ टुडे ये नंबर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस नंबर को हम फिर भी हर वीक ट्रैक करते हैं। ये नंबर जब ओवरऑल 30 से ऊपर आ जाएगा तो हम बोलेंगे थोड़ा बहुत साइडवेज टू बुलिश मोमेंटम आया है। 50 से ऊपर हम एक बुल मार्केट में होते हैं। पिछले 6 7 8 महीने से नंबर कभी भी 50% के ऊपर कोशिश भी नहीं किया जाने की। ठीक है, सो एफ आर नॉट बुलिश इन ऑन इंडियन मार्केट एज ऑफ टुडे एज पर दिस डेटा। चलिए अब देख लेते हैं कि कैश मार्केट में एफ ने क्या किया है। ये रहा हमारे स्क्रीन पे कैश मार्केट का डेटा। नो सरप्राइजेस, पूरा हफ्ता एफआईआई ने सेलिंग करी। 15 तारीख को महाराष्ट्र में इलेक्शन थे, बेसिकली एनएमसी के इलेक्शंस थे हमारे स्टेट में, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। सो महाराष्ट्र इलेक्शंस की वजह से बीएसई को बंद किया गया था। काफी लोग ने बोला था कि भाई ये क्या, एक नगर परिषद के इलेक्शन के लिए भी आप ग्लोबल मार्केट बंद कर देते हो भाई, कम से कम एक दिन एफआईआई ने कम सेलिंग करी, उसी पे आप खुशी मनाइए। क्योंकि 15 तारीख को मार्केट बंद था तो उस दिन वो सेल नहीं कर पाए। ओवरऑल 16 तारीख को उन्होंने फिर से 4,000 करोड़ की सेलिंग करी है। लास्ट वीक भर भर के सेलिंग हुई है, मतलब 1,000 करोड़ के नीचे तो सेलिंग इनकी आ ही नहीं रही है। तो एफआईआईज आर स्टिल सेलिंग इंडियन स्टॉक्स।
मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो जनवरी महीना आधा खत्म हो चुका है और उन्होंने अभी तक के 26,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। ऑलवेज रिमेंबर, एफआईआईज आर दी एक्स फैक्टर इन इंडियन स्टॉक मार्केट। डीआईआईज हमेशा बाय करते रहेंगे, ये सबको पता है। रिटेल इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं दिल से बुलिश ही होते हैं, तो ये भी बाय करेंगे। मेन जब एफआईआईज भी इनके साथ में बाय करते हैं ना, तब एफआईआई डीआई जब दोनों बड़े प्लेयर मिलकर जब बाय करते हैं, तब आता है मार्केट में ब्रेकआउट। तो एज ऑफ टुडे हम लोग उससे बहुत दूर है। सो इस नंबर को भी हमें ट्रैक करना पड़ेगा। ये नंबर अच्छे कब दिखते हैं, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। ये नंबर्स अच्छे तब दिखते हैं जब लगातार 3 दिन के पहली बात तो एफआईएस की बाइंग हो और उसके बाद में बाइंग फिर हम कहते हैं कि भी रिवर्स हुआ है ट्रेंड। फिलहाल तो हम उससे दूर है, तो डेटा हमें अभी भी बेरिश व्यू ही बताता है। अब चलिए फाइनली देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स को हमें ध्यान रखना है फॉर नेक्स्ट वीक एंड फॉर दिस करंट सिचुएशन। सो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो भाई पिछले वीक में पीएसयू बैंकिंग सेक्टर ने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया था। आप अगर आप इस वीडियोस को, इस सीरीज को काफी दिन से ट्रैक कर रहे हो, तो पीएसयू एंड मेटल को मैं बहुत दिनों से ट्रेंडिंग बोल रहा हूँ। इनमें हमारे ट्रेड्स भी चल रहे हैं, इनमें हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी चल रहे हैं। सो ये दोनों सेक्टर काफी अच्छे चल रहे हैं और आईटी सेक्टर को मैंने रिवर्सल सेक्टर बोला है, तो ये भी आपको इस वीक देखने मिल रहा है। आई एम सो फॉर्चुनेट टू सी दिस कि मेरे जो टॉप 3 पिक्स थे वो तीनों के तीनों ही इस लिस्ट के टॉप पे अभी भी दिख रहे हैं। एक वीक की बात है, लेकिन इट्स नॉट ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एकदम एक्यूरेट था। लेकिन ओवरऑल ये सेक्टर ट्रेंडिंग है। दैट इज वाई इस वीक ये जब ऐसे नंबर्स दिखते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि एनालिसिस भाई एकदम अच्छी एक्यूरेसी दिखा रहा है। बैंकिंग सेक्टर के लिए भी अच्छा समय चल रहा है। निफ्टी वैल्यू 20 एक इंटरेस्टिंग सेक्टर है, रिवर्सल सेक्टर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई आईटी सेक्टर रिवर्स हो रहा है, वैसे निफ्टी 50 वैल्यू 20, निफ्टी के टॉप 20 स्टॉक्स जो होते हैं ना बिजनेस पर्सपेक्टिव से, उनके में भी एक अच्छा रिवर्सल हमें भी देखने मिल रहा है। सो दीज वर द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स। एक बार अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल फिर एक बार गिरा, रियलिटी फिर एक बार गिरा, फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर में पिटाई देखने मिली। फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में ये दोनों सेक्टर बहुत बेहतरीन होते हैं, क्योंकि क्या आप जानते ही हो कि इंडिया में चाहे कुछ भी हो, इकोनॉमी में भी कोई भी इंपैक्ट हो, टैरिफ लगे या ना लगे, हम ही इतने सारे लोग हैं, इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है कि हेल्थ केयर के ऊपर में हमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। इतने सारे लोग आज जो है, आज नहीं कल चल के बीमार तो पड़ेंगे ही। तो इनका ट्रीटमेंट के लिए या फिर इनके लिए दवाइयाँ लगने वाली है, हेल्थ केयर सिस्टम लगने वाला है। तो दीज आर ऑल थिंग्स जो आपको फॉरएवर बेसिकली पेरिनियल आप बोल सकते हो। दोनों सेक्टर बहुत अच्छे चलेंगे। ऑटो सेक्टर में भी थोड़ा करेक्शन हमें देखने मिला। डिफेंस सेक्टर जो हमने पिक किया है उसमें भी एक बेसिकली डिफेंस सेक्टर पे भी हम थोड़े बुलिश है। ये भी कंसोलिडेट ही कर रहा है, तो इस वीक हमें इसमें करेक्शन थोड़ा देखने मिला। तो अभी भी टॉप सेक्टर टू वॉच में पीएसयू बैंक्स एंड मेटल्स ही है। इनका चार्ट मैंने प्रीवियस वीकली एनालिसिस वीडियो में देखा, शेयर किया हुआ है, तो आप उसे जरूर देख लेना। सो टू समराइज, पिछला वीक एक तरह से कंसोलिडेशन वीक था। कुछ सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किए, कुछ सेक्टर कम परफॉर्म किए। ले देके निफ्टी जो है वहीं का वहीं क्लोज हुआ है, डोजी कैंडल बनी है। तो अगले वीक आपको क्या ध्यान रखना है कि डोजी का हायर लो ब्रेक हो जाए तो आप उसका अलर्ट लगा के रखिएगा। एफआईआईज तो नेट सेलर्स ही है अभी भी, उनके लिए अभी तक कोई अच्छी चीज मिली नहीं है। बेसिकली वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेशल फॉर एफआईआईज। सो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उनकी बाइंग एकदम से टर्न अराउंड होगी। इंडेक्स पे भी उनका अच्छा खासा हेवी सेलिंग पोजीशन, 90% बेरिश पोजीशन बना हुआ है। इसके अलावा अर्निंग एनालिसिस देखने के लिए मेरा इंस्टाग्राम चैनल चेक करना मत भूलना। मैं डेली हर एक स्टॉक का जब अर्निंग आता है तो उसके बारे में एक अपडेट डालता हूँ, वन वर्ड अपडेट डालता हूँ। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीक। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।